वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो के अंदर 7 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। ये एक फ्रेमवर्क है जो मैंने अपने एक फ्रेंड है मेरे उनके साथ इम्प्लीमेंट किया था और बिल्कुल स्पेसिफिक हम एक जब केस स्टडी की बात करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि जब ये एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है। तो मेरे एक फ्रेंड है, तकरीबन 1 साल सवा साल पहले उनकी जॉब ही गॉट लेड ऑफ। और उसके बाद ऑफ कोर्स उसके अंदर जो सिचुएशन होती है यूएई के अंदर रहते हुए आपके साथ जो चीज़ें हो सकती हैं जब आपके पास जॉब नहीं होती, क्योंकि आपकी सारी की सारी जो लाइफ होती है वो आपकी जॉब के अराउंड ही आपने नेट की हुई होती है, जिसकी वजह से आपका एक सिस्टम ऑफ होता है और पूरा का पूरा जो आपका फैमिली सिस्टम है वो भी सारा आगे पीछे हो जाता है। फॉर्चुनेटली इनफ कि उनको जॉब मिल गई 3-4 महीने के अंदर, बट एट द सेम टाइम सरप्राइजिंगली ही सेड टू मी कि यार क्योंकि उससे पहले जब भी मैं बातें करता था उनसे तो उनको लगता था कि यार ये चीज़ें कोई इतनी ऐसी नहीं है कि हमें परेशानी हो, क्योंकि वो जिस किस्म की कंपनी में काम कर रहे थे इट वाज़ रियली स्टेबल कंपनी और जॉब भी काफ़ी स्टेबल थी। तो वो बंदा कभी सोचता ही नहीं है इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। सो जब इनके साथ ये हुआ तो उन्होंने कहा नहीं यार मुझको अब मुझे एग्ज़ैक्ट बताओ कि अब मुझे क्या करना है। ही वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ कि उनको 3-4 महीने में जॉब मिल गई, बट ऑफ कोर्स जिस लेवल के ऊपर उनकी जॉब थी पहले उस लेवल पे नहीं थी। तो उन्होंने फिर हमने ये इस 7 स्टेप फ्रेमवर्क को मैंने कहा देखें, आप ये नहीं हो सकता कि आज आपकी जॉब जाए और आप सब कुछ स्टार्ट कर दें, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, 1 साल के अंदर आपके पास वो सिनेरियो बन जाए कि अब आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं और अब आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। ऐसा नहीं होगा, आपको ये ओवर द टाइम बिल्ट अप करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आपको इस फ्रेमवर्क पे काम करना पड़ेगा और उस फ्रेमवर्क के अंदर सबसे पहला जो चीज़ आती है वो आती है इमरजेंसी फंड। जो इमरजेंसी फंड है दैट इज़ द कोर ऑफ एवरीथिंग। इसके अंदर आप इसको किसी भी तरह से नेगेट नहीं कर सकते, किसी भी तरह से इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि यूएई में रहते हुए हमने पिछले जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पर, वॉर की सिचुएशन हुई है या जो भी चीज़ें हुई हैं, इसके अंदर हमने ये भी देखा है कि आपके जो जो बिज़नेसेस होते हैं वो एकदम से इम्पैक्ट करते हैं और उसके अंदर कैश फ्लो का इम्पैक्ट आ सकता है इमीडिएटली। सो आपका कैश फ्लो का इम्पैक्ट अगर फैमिली के ऊपर आपको नहीं लाना, वही चीज़ हो सकता है 1-2 महीने 3 महीने के अंदर आपकी जो इंडस्ट्री थी वो वापस आ जाए। बट अगर लेट्स से 1-2 महीने 3 महीने तक जो टाइम है वो कैसे गुज़रेगा? उसके लिए इमरजेंसी फंड इम्पोर्टेंट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप यूएई के अंदर हैं, जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो आपको इमरजेंसी फंड आपका अपना 1 साल का रखना चाहिए। जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो 1 साल के आपके पास कहीं होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? वो जैसे यहाँ पर मैं अक्सर वीडियोज़ बनाता हूँ, लेट्स से नेशनल बॉन्ड हो गया या यहाँ पर और भी कुछ बैंक्स हैं जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। अब वो कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, जो लेट्स से इस्लामिक भी हो सकते हैं, कन्वेंशनल भी हो सकते हैं। सो हर तरह के बैंक्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नेशनल बॉन्ड्स वो भी होते हैं, तो आपके पास कहीं न कहीं 5% 6% का ऑप्शन मिलता है एनुअल बेसिस के ऊपर, आजकल तो मिल रहा है आपको। सो आपको वहाँ पर इमरजेंसी फंड पुट अप करना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हों, इमरजेंसी फंड ऐसी चीज़ है जो कि लिक्विड होनी चाहिए। तो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास फंड्स होने चाहिए। ये बात उनको अब समझ में आई है। जब उनसे मैं बोलता था कि यार इतने पैसे आपके पास होने चाहिए साल के, तो वो मुझसे कहते थे कि यार इसका क्या फ़ायदा? अब आप सोचें कि मतलब अच्छी खासी लेट्स से पोज़ीशन वाला बंदा अपनी फैमिली को वापस भेजने पे मजबूर हो जाए, अगर उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरजेंसी फंड ना हो। इन फैक्ट उसके पास गोल्डन वीज़ा भी था। कैन यू इमेजिन कि इस बंदे के पास गोल्डन वीज़ा था, फिर भी उसने अपनी फैमिली को वापस इसलिए भेजा कि उसको अगले 2-3 महीने के अंदर नहीं समझ में आ रहा था कि उसको पैसे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। ही एक्चुअली सेंट हिज़ फैमिली ड्यूरिंग दिस टाइम, जब उसका सेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था अपनी बच्चों का। सो इस तरह की सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। रादर दैन स्पेंडिंग ऑन वांट्स, आपको अपना ये बिल्टअप करना चाहिए। अगर उस आई एम 100% श्योर, अब तो खैर उसकी फैमिली वापस आ गई है, बट आई वाज़ 100% श्योर कि अगर वो ये सारी चीज़ें उसके नेट होता सही से इमरजेंसी का, तो उसको अपनी फैमिली को वापस नहीं भेजना पड़ता। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो डेट कंट्रोल का है। अब डेट कंट्रोल क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि देखिए, लोन्स मैंने देखा है कि आजकल के ज़माने में लोन्स जो हैं हम अवॉइड नहीं कर सकते, लोन्स लेने ही पड़ जाते हैं। तो आपको गुड डेट और बैड डेट के दरमियान थोड़ा-सा एक आपका पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात ये थी कि मेरे जो फ्रेंड थे उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं था, उनके पास पर्सनल लोन का एक एक लोन था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में अपना एक घर लिया था, उसके लिए उन्होंने पर्सनल लोन लिया हुआ था, जो कि उनको पे ऑफ करना था। अब पर्सनल लोन पे ऑफ करना आसान नहीं होता।
क्योंकि ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी तो कैसे आप करेंगे उसमें, क्योंकि आपकी जॉब चली गई है, अब आपके पास कैश फ्लो भी नहीं है। अब यूएई के अंदर जो इनके साथ एक अच्छी चीज़ हुई, वो कुछ अरसे पहले यूएई गवर्नमेंट ने आईएलओई, बेसिकली आईएलओई क्या है, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली अगर आप ले ऑफ होते हैं, खुद रिज़ाइन नहीं करते, ले ऑफ होते हैं, तो आपको, और आपके किसी मिसकंडक्ट की वजह से ले ऑफ नहीं किया जाता, आपको वैसे ही ले ऑफ कर देती है कंपनी फॉर एनी रीज़न अपार्ट फ्रॉम द मिसकंडक्ट, तो आपको फिर उसके अंदर आपकी बेसिक सैलरी का आई थिंक 40 या 60% आपको 3 महीने तक आपको कैश मिलता है। सो इनके पास, इन्होंने इंश्योरेंस ली हुई थी वो वाली, और इंश्योरेंस मैंडेटरी है बाय द वे, अगर किसी ने इंश्योरेंस नहीं ली हुई तो उस पर फाइन भी है 400 दिरहम्स का। तो और इंश्योरेंस बहुत ही सस्ती है, अगर आपकी 15,000 दिरहम से कम की बेसिक सैलरी है पर मंथ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ साल के 60 दिरहम्स देने हैं, और अगर 15,000 दिरहम से ऊपर की आपकी बेसिक इनकम है तो आपको साल के 120 दिरहम्स देने हैं, विच इज़ नथिंग। जो उसके बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जो इस केस के अंदर मैंने देखा कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 3 मंथ्स का उनको बेसिक का सर्टेन परसेंटेज उनको मिला, प्लस ये कि उनकी ग्रेजुटी थी, तो उन्होंने अपनी उनके पास वो तो नहीं था इमरजेंसी फंड, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अपना लोन पे ऑफ कर दिया इस चक्कर में, इस ट्रांज़िशन के चक्कर में। लोन पे ऑफ करने के बाद थोड़े बहुत पैसे बचे। ही वाज़ नॉट इन अ गुड शेप, बट गुड थिंग इज़ दैट कि 4 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर उनको उनकी जॉब मिल गई थी। जब उनको जॉब मिल गई तो मेरे पास वो आए, उन्होंने बोला कि यार अब मुझको अपनी लाइफ चेंज करनी है, और आई वांट टू मेक श्योर कि मैं वो चीज़ सीखूं जो कि मैंने आज तक नहीं सीखी थी। ही इज़ ऑफ एज लाइक नॉट यंग, अगर हम कहें कि 45 ईयर्स की एज के होंगे तो गलत नहीं होगा, तो 45 ईयर्स की एज में काफ़ी टाइम आप गुजार चुके होते हैं जिसमें आपने मेजर काम कर लेना चाहिए अपनी कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उन्होंने नहीं किया था। सिर्फ एक अच्छी चीज़ ये की थी कि उनका पाकिस्तान में अपना घर था। तो अगर घर हो गया है तो अब आपके पास एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि आपके पास एक ठिकाना मौजूद है। नाउ यू हैव टू बिल्ड योर वेल्थ। अब बच्चों की एजुकेशन भी आ जाती है इस एज के अंदर, तो उसको भी आपका खर्चे आ रहे होते हैं, बट गुड थिंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे नज़र आ रहा था कि ही वांट्स टू लर्न, और ही वांट्स टू मेक श्योर कि आगे मेरे साथ अगर ये कुछ होता है तो मेरे पास कम से कम 2-3 साल में कुछ इस तरह की इक्विटी बिल्टअप हो जाए कि मुझको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैंने उनको यही बताया कि देखें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको इसको टाइम देना पड़ता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू पर हम अगले अगर उस पॉइंट पर आए तो मैंने उनको मंथली इन्वेस्टिंग की बात की। अच्छा, मंथली इन्वेस्टिंग के अंदर जो मैंने उसके अंदर उनको ऑप्शंस बताए, व्हीकल्स बताई, मैं आपको वो सारी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ईटीएफ्स, यहाँ पर डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक्स, क्योंकि हुआ ये कि जब उन्होंने कहा कि यार मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है मुझको, किसी कुछ भी हो जाए मुझको अब पैसे निकालने हैं, तो मैंने कहा यार 20%, 30%, 40%, 50%, वॉट एवर द अमाउंट ईजी फॉर यू, आप उसमें से पैसे निकालें, और ये वो पैसे होंगे जो अगले 10-15 साल में आप यूज़ नहीं करेंगे। बाकी पैसे आप सेव कर रहे होंगे, इन्वेस्ट कर रहे होंगे कहीं, लेट्स से आपको कुछ और समझ में आ रहा है तो आप कर रहे होंगे, बट जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको 10 to 30% ये पैसे तो आपको हर सूरत में निकाल के इन्वेस्ट करने हैं। अब वो पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में कुछ हमने स्टॉक्स के बारे में बात की, तो मैंने म्यूचुअल फंड्स उनको कहा कि आप देखें इस पोजीशन पर हैं तो म्यूचुअल फंड्स की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करें। कुछ ईटीएफ्स अच्छे हैं पाकिस्तान के, तो हमने डायरेक्ट, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो फ्रिक्शन भी होती है और थोड़ी-सी कॉस्ट इम्पैक्ट भी आता है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है, क्योंकि मैं उनको गाइड कर रहा था तो मुझे पता था कि म्यूचुअल फंड की ज़रूरत नहीं है, आप ईटीएफ्स के अंदर डायरेक्ट खोलें। एक मसला ये हुआ यहाँ पर कि जब ये रिसेंटली मैंने देखा, उनके केस में तो नहीं, दूसरे केसेस के अंदर रिसेंटली जब लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, ओवरऑल दुनिया की स्टॉक मार्केट नीचे आई है, तो उस टाइम पर उन्होंने, सब ने ये कहा मुझसे कि हम क्या करें, हमें इसमें हमें फ़ायदा लेना है। अब फ़ायदा लेने के लिए आपको बाइंग करनी पड़ेगी। बाइंग करने के लिए आपके पास अकाउंट्स होने चाहिए। ये साहब भी जब मेरे पास आए थे तो इनका रोशन डिजिटल अकाउंट तकरीबन कोई लग गया, उसको महीना लग गया था अकाउंट बनने में, और आजकल फॉर सम रीज़न इट्स टेकिंग टाइम। सो आपके पास सारा ये, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। आपके पास सारा ड्राई पाउडर होना चाहिए, यानी कि आपके पास सारे अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए। जैसी कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी आए, आपको फ़ौरन इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अकाउंट्स मौजूद होने चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं थे। जब पाकिस्तान के स्टॉक नीचे आए थे तो उस टाइम पर लोग रोशन डिजिटल अकाउंट क्रिएट कर रहे थे। फिर जब तक क्रिएट हुआ, जब तक उनका अकाउंट बना, सब कुछ हुआ, वापस स्टॉक मार्केट ऊपर आ गई थी। सो इसलिए ड्राई पाउडर होना चाहिए, अकाउंट सेटअप होने चाहिए, इसको मैं कहता हूँ आर्सेनल होना चाहिए। तो आर्सेनल आपके पास नहीं था, तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं था, तो इसलिए जितने भी पॉसिबिलिटी है ना आपके अकाउंट्स की, जितने आप ह्यूमनली मेंटेन कर सकें, मेरे ख्याल से आपके अकाउंट होने चाहिए। सो उन्होंने 20% अकाउंट से 20% इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया।
फर्स्ट ही स्टार्टेड विद ईटीएफ इन्वेस्टिंग। उसके बाद जब उनको ईटीएफ समझ में आ गए इन 2-3 मंथ्स, क्योंकि वो यहाँ पर सर्वा में भी इन्वेस्ट कर रहे थे, सर्वा में रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। उसके ईटीएफ्स के अंदर मैंने उनको बता दिया था, उनको शरिया कंप्लाइंट ईटीएफ चाहिए थे, तो मैंने एसपीयूएस का बता दिया था। अगेन देयर इज नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अगर मैं कोई यहाँ पर स्टॉक्स के नाम भी ले लूँ तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, और उसको आप जाके रिसर्च भी अपना कर सकते हैं। सो ईटीएफ इन्वेस्टिंग से उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि ईटीएफ्स कैसे काम करते हैं, और 3-4 महीने में उनको एक बर्ड्स आई व्यू समझ में आ गया इन्वेस्टिंग का। उसके बाद उन्होंने बोला यार अब मुझे ईटीएफ्स के बाद, ईटीएफ्स में मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा बट मुझको अब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बेहतर ये है कि आप डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करें। उसका फ़ायदा क्या होता है, और ये जनरल एक रूल भी है, अगर आप ईटीएफ्स आपको समझ में आ गए और आपको अब नेक्स्ट लेवल पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो खैर सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मुझे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इसलिए नए लोगों के लिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको कैश फ्लो मिल रहा होता है, और जब आपको कैश फ्लो मिलता है ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने बैंक में रिफ्लेक्ट होते हुए नंबर्स नज़र आते हैं। ये सिर्फ ये नहीं होता कि आप लेट्स से आज कोई स्टॉक $100 का है, कल $110 का हो गया, तो आपने चलो $10 बढ़ गया, 10% बढ़ गया, बट अपार्ट फ्रॉम द $10 उसने शायद $1 का आपको डिविडेंड भी दिया हो, तो आपको फिर थोड़ा सा एक अच्छी फीलिंग आती है कि चलो यार, चलो मुझको डिविडेंड भी मिला है, चाहे वो $1 का हो, चाहे $2 का हो, चाहे $5 का हो, वट एवर द डिविडेंड इज। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। यूएस के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लास्ट 10 ईयर्स में उन्होंने डिविडेंड्स सिर्फ और सिर्फ बढ़ाए, हर क्वार्टर अपने डिविडेंड्स बढ़ाए। ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो कि लास्ट 20 ईयर्स में उन्होंने अपने डिविडेंड्स बढ़ाए। तो मैं इसके ऊपर मल्टीपल बात करता रहता हूँ। सर्वा के ऊपर जब मैंने वीडियोस रिसेंटली बनाई थी तो उसके अंदर भी बात की थी मैंने, कौन कौन से डिविडेंड स्टॉक हो सकते हैं। बट एज आई सेड, अगर आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप पहले ईटीएफ की तरफ जाएं। ईटीएफ पोर्टफोलियो के अंदर हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें, एंड देन उसके बाद अगर जाना है तो डिविडेंड्स की तरफ जाएं। और इसमें पाकिस्तान की अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह के डिविडेंड्स के स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें आपको हर क्वार्टरली अच्छे डिविडेंड्स मिलते हैं, बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड के साथ भी मिलते हैं, और फिर ऑफ कोर्स उनकी प्राइसेस भी बढ़ी होती हैं। बट इन्वेस्टिंग कैरीज ऑलवेज रिस्क। अगर आप ऐसे बहुत सारे पीरियड्स देखेंगे जिसमें पूरे 10 साल तक स्टॉक मार्केट ज़ीरो पे रही थी, तो आपके पास जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कल स्टॉक मार्केट 30% नीचे चली जाती है, तो आप यू हैव टू स्टे पुट। आप फिर अगले महीने उसमें इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद स्टॉक मार्केट अगर उसी लेवल पे रहती है, उसके बाद फिर अगले महीने फिर दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए जो मंथली इन्वेस्टिंग है, जो ईटीएफ इन्वेस्टिंग है, इसको नहीं छोड़ना है। इसको हर वक़्त चलाते रहना है, एंड जब आप इसको चलाते रहेंगे ना, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे, तो इवेंचुअली आपका फ़ायदा होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि दुनिया के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं वो मनी प्रिंटिंग कर रही हैं, पैसे बना रही हैं, पैसे छाप रही हैं, जिसकी वजह से आपके पैसों की वर्थ कम हो रही है। और जो दुनिया में कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं, वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही हैं, और उसके थ्रू वो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे लेके आ रही हैं, कम पैसों में लेके आ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका जो लेट्स से एफिशिएंसी है वो बेहतर हो रही है, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। सो ये और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट स्टॉक मार्केट ऊपर जाने का ये रीज़न्स है। अब कभी-कभी होता है कि स्टॉक मार्केट की आप बातें सुनेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 10 साल के लिए आपने सोचा हुआ है, 15 साल के लिए सोचा हुआ है, तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते रहें और स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करते रहें। तो ये तो हो गया पैसिव इन्वेस्टमेंट का पॉइंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है साइड इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये हमने पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात की है ना, ये सारी की सारी आपकी चल रही है बात ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से मैं कहूँ कि 10-15 साल, 20 साल, इसके ऊपर चले जाएँ आप। ठीक है, जैसे ही आपने 5 साल गुज़ारेंगे तो आपको उसमें नज़र आना शुरू हो जाएगा रिज़ल्ट, लेकिन अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली चल रहे हैं तो आपको 10 से 15 साल चाहिए। 10 से 15 साल जब हो जाएँगे, तब आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आना शुरू होंगे। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यूएई में 17 साल से हूँ, और मैंने अपनी यूएस की स्टॉक मार्केट और जो जनरल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो 7 साल, 6 साल पहले स्टार्ट की है। 7 साल पहले स्टार्ट किए, तो मुझे ही रिजल्ट्स समझ में आना शुरू हो गए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर जाते हैं, 10-15 साल के ऊपर, तो डेफ़िनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट मसला ये है कि जब आप इस तरह की चीज़ करते हैं तो इसमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते, और जब नहीं मिलेंगे तो आप उसमें शायद आपको अच्छा ना लगे, एंड यू माइट बी टर्न्ड ऑफ, लेकिन इसमें टर्न्ड ऑफ नहीं होना है। अब ये चीज़ हो गई पैसिव इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई
एक्चुअल में आज की अपनी ज़िंदगी चेंज करने के लिए पैसे बनाने हैं, तो वो उसके लिए तो साइड इनकम के थ्रू ही आप कर सकते हैं। साइड इनकम को बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने अभी रिसेंटली भी एक उस पे वीडियो बनाई थी, बट इसके और मेरी अभी पेड कम्युनिटी की जो हमारी एक मीटअप था, उसके अंदर भी यही बात हुई कि भाई ठीक है, ये सारे नंबर्स तो ठीक हैं, हम 10 साल 15 साल की बात करते हैं, बट आज अगर किसी को पैसे बनाने हैं तो क्या करना है? तो देखिए, मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। साइड इनकम्स के लिए आपको जो काम करना पड़ेगा, और शुरू में अगर आप आज शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको रातें काली करनी पड़ेंगी। और ये चीज़ें जब मैं कहता हूँ लोगों को, तो लोगों को समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि भाई हमारे लिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर आप इस चैनल को भी शायद फ़ायदा नहीं है आपको देखने का, क्योंकि आज भी मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये ऐसा टाइम है जो छुट्टी का टाइम है, और वीकेंड्स मेरे इसी तरह से गुजर रहे होते हैं। मैं अपनी फैमिली को पूरा टाइम देता हूँ, बट उनको भी पता है कि मेरे कुछ जो टाइमिंग्स हैं वो कैलेंडर के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो माय वाइफ नोज़ कि किस कैलेंडर में किसकी जगह कितनी मौजूद है। सो जब तक आप अपनी लाइफ को इस पैटर्न पे लेके नहीं आएँगे, तो आपके अगले 2-3 साल के अंदर जो चीज़ें चेंज होनी है वो बिल्कुल भी नहीं होंगी, और आपकी लाइफ, अच्छा देखिए, एक चीज़ होती है, एक चीज़ जब ग्रो होती है ना, तो वो ग्रो होती है। लाइफ जो है या तो ग्रो हो रही होती है या डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है। स्ट्रेट लाइन के अंदर जो डेड सिनेरियो बनता है वो नहीं होता। सो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। किसी भी चीज़ की अगर ग्रोथ देखनी है तो ग्रोथ ऐसे होगी, अगर डिक्लाइन होगा तो वो ऐसे होगा, और अगर कोई चीज़ डेड हो जाती है तो वो ये ऐसे होगी। सो इट्स अप टू यू कि आप इस कंडीशन में रहना चाहते हैं जो कि डेड्स कंडीशन है, या इस कंडीशन में चले जाते हैं जो कि डाउनफॉल है। दिस इज़ डाउनफॉल। और डाउनफॉल ऑफ कोर्स ये जो डेड सिचुएशन है, इससे भी जल्दी जो है ना वो नीचे जाएगा। और आप अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर आपको आप मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से ही आपको ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं जिन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, वो लोग हैं लेट्स से 25 साल से 45 साल, 50 साल के। लेट्स से ठीक है, 25 इयर्स के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो स्टार्टिंग फ्रॉम 30 इयर्स ऑफ एज अंटिल 50 इयर्स ऑफ एज, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, नदीम भाई की एग्जांपल मैंने पहले भी बात की हुई है, हमारे साथ मनी माइंडसेट अकेडमी के अंदर थे, तो उन्होंने जब उनकी जॉब गई थी, जब सऊदीया में थे वो, बल्कि हैं अभी भी सऊदीया में, तो उन्होंने कोविड के टाइम पर 200 फ्री कॉल्स ली थी अपने लिंक्डइन के थ्रू लोगों के साथ। लोगों को वो बोलते थे कि भाई ये जो भी मसले हैं आपको मुझसे डिस्कस करें, फाइनेंस बिजनेस पार्टनर की डोमेन है उनकी। तो लोग उनसे कॉल बुक करते थे और उनसे बात करते थे। उनको लोगों के इश्यूज़ समझ आते थे। जब उनको इश्यूज़ समझ आते थे, उनकी पेन पॉइंट समझ में आते थे, तो उसी की बेसिस के ऊपर वो अपने कंटेंट को, अपने कोर्सेज़ को क्रिएट कर रहे होते थे। आज उनकी उनकी अच्छी खासी एक वैल्यू है। तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर उन्होंने एक अपनी ऑडियंस भी क्रिएट की है, अपने कोर्सेज़ भी क्रिएट किए हैं, जिसको बहुत आराम से वो मोनेटाइज़ भी कर रहे हैं। इसी तरह से मैं अभी अयान की एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरा बड़ा बेटा है, उसका यूट्यूब चैनल का लिंक मैं लगा दूँगा यहाँ पर। उसने अभी 50 के करीब फ्री कॉल्स ली थी, जब से वो कनाडा में था। तो लोगों को हेल्प आउट करने के लिए, ओ लेवल, ए लेवल के स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए, कि वो किस तरह से अपना ट्रांज़िशन कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, चाहे वो अब्रॉड हो, चाहे यूएई के अंदर हो, या चाहे कहीं भी हो। क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो सेम होती हैं, बट अगर कनाडा में है वो खुद, तो उसको वो चीज़ें काफ़ी बता सकता है। सो वो उसने काफ़ी लोगों से बात-वात की है। तो अभी उसने रिसेंटली 2 कॉल्स ली हैं, जो कि पेड थी, $50 पर, आई थिंक 50 या $40 उसने रखा हुआ है पर आवर की अपनी कॉस्ट। तो लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं। फ्री कंटेंट भी दे रहा होता है, बट एट द सेम टाइम लोग उससे कनेक्ट भी कर रहे हैं। तो जब इस एज का बच्चा भी मोनेटाइज़ कर सकता है अपने जो भी स्किल्स हैं, तो मैं तो कहता हूँ हर एज ग्रुप के अंदर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं अपने नॉलेज को मोनेटाइज़ करने के लिए। एक बुक भी थी, मैंने अभी रिसेंटली उसको देख, तो देयर इज़ अ रीज़न कि इस बुक का नाम है हाउ टू गेट पेड फॉर व्हाट यू नो। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। सो इस बुक को आप जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं लगा दूँगा अमेज़न के नीचे, उसको आप जाके देख सकते हैं, हाउ टू गेट पेड फॉर व्हाट यू नो। इट इज़ अ गुड बुक। तो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ से भी आइडिया हुआ था, मैं किसी को भी कहता हूँ थोड़ा-सा मोटिवेट करने के लिए, तो ये बुक ज़रूर कहता हूँ कि आप इसको पढ़ें, इसमें अच्छा आपको आइडिया होगा। तो साइड इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप। आपकी जो एक्जिस्टिंग सिचुएशन है, अगर उसको इम्प्रूव करना है, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब जो है वो, अब अगले पॉइंट पे अगर अब हम आएँ, व्हिच इज़ आवर लास्ट पॉइंट एज़ वेल, तो यहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है। अच्छा, साइड इनकम के अंदर ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब आपके पास, अब इन्हीं साहब की एग्जांपल दूँ मैं, तो इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मेरे दोस्त हैं ना, वो इस लेवल पे मौजूद हैं।
उनकी डिविडेंड से पैसे आना शुरू हो गए। मेरे ख्याल से उनकी दूसरा डिविडेंड का क्वार्टर गुजरा है जिसमें उनको पैसे मिले, तो ही इज़ रियली हैप्पी। बट नाउ ही वांट्स टू से कि अब मुझे थोड़े से पैसे ज़्यादा बनाने, और ही इज़ ऑलवेज, जब भी मुझसे बात करते हैं वो कहते हैं यार मैंने कितनी बड़ी गलती की कि मैं पिछले 15 साल से यूएई में हूँ और मैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैंने कहा यार अब ठीक है, इट्स फाइन। वही बात होती है ना कि जो द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 ईयर्स बैक, बट द सेकंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ। तो आज आपको करना है। अब वो सेकंड इनकम के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। सेकंड इनकम पे काम करना आसान नहीं है, एज़ आई सेड इसमें टाइम लगता है, इसमें आपको अपनी नीश फाइंड करने में भी टाइम लगता है। कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी गुड। अगर किसी को कंटेंट क्रिएट करना है तो चाहे वो लिंक्डइन हो जाए, यूट्यूब हो जाए, इट्स अ रियली ग्रेट थिंग किसी के लिए भी। अच्छा, ये सिर्फ मोनेटाइजेशन पर्सपेक्टिव से नहीं अच्छा है, ये आपकी रिटायरमेंट प्लान भी बहुत अच्छा है। मैं अगर आपको बताऊँ तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अपने लाइफ के अंदर 60 साल की एज तक सक्सेसफुल सीटीओ, सीईओज, व्हाटएवर यू नेम इट, बहुत अच्छी पोजीशंस पे थे। जैसे ही जॉब खत्म करते हैं वैसे ही उनका पर्पस ऑफ लाइफ खत्म हो जाता है, उनकी लाइफ वहाँ से डाउन द हिल जाना शुरू हो जाती है। दिस शुडंट बी द केस। आपको मैं बताऊँ आपको एक और चीज़, ये हम एक अपने फ्रेंड सर्कल में बात भी कर रहे थे कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पर हम डिफरेंट जॉब्स के अंदर थे। कुछ जॉब्स के अंदर हमें अच्छे पैसे मिल रहे थे और कुछ जॉब्स के अंदर हमें अच्छा फ़ील करवाया जा रहा था। तो मैं आपको विदाउट एक्ज़ैजरेटिंग बताऊँ कि मैं अगर पास्ट में देखता हूँ तो जिन जॉब्स के अंदर मुझको अच्छा फ़ील करवाया गया था, मुझे आज तक वो जॉब्स याद हैं, एंड आई वाज़ फीलिंग गुड एट दैट टाइम। रादर देन अगर किसी जॉब के अंदर मुझको अच्छा फ़ील नहीं करवाया जाता और मुझे अच्छे पैसे दिए जाते हैं, आई वोंट फाइंड दिस जॉब अपीलिंग, और मैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों के लिए कर रहा हूँगा। लेकिन जिस जॉब के अंदर आपकी वर्थ शो की जाती है ना कि आप वर्दी हैं, इवेंचुअली आपको बेनिफिट भी मिलेगा, उससे मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा, बट आपको शो करवाया जाए कि आप वर्थ इट हैं और आप यूज़फुल हैं किसी के लिए भी। उसके अंदर आपकी सैटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है। तो आप जब रिटायर हो रहे होंगे, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे पहले से, तो आपको पता होगा कि यार मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ, इसकी वजह से जो बाकी लोग हैं दुनिया में उनको फ़ायदा हो रहा है। तो आप पैसे तो बना ही रहे होंगे कंटेंट के थ्रू, बट आपको अपनी इम्पोर्टेंस का भी आइडिया होगा जिसकी वजह से आपको पर्पस मिलता है, और पर्पस मिलता है तो उसमें आप ज़्यादा हैप्पी फ़ील करते हैं। सो जो लास्ट पॉइंट है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का है। इसके अंदर यू यू लेट योर मनी वर्क। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है और जब आपने इस पूरे सिनेरियो में आप जब देख ही लिया, आपने इतना यहाँ तक पहुँच ही गए, तो आप ऑटोमैटिकली थोड़ा-सा आई वुड से कि जो लाइफ़स्टाइल है वो आपने इन्फ्लेट नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पर पहुँचते तक आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन आपको अभी भी नहीं करना है। यानी कि अब मैं अपने फ्रेंड की बात करूँ तो अगर वो साइड इनकम बना भी लेते हैं, इंटरेस्टिंगली अगर लेट्स से मैं अपनी बात करूँ, तो अगर मैं अपनी जॉब के अंदर हूँ और मैं अपने करंट जॉब से कुछ ज़्यादा अपनी साइड इनकम से बना रहा हूँ, तो मुझे अपना लाइफ़स्टाइल इंक्रीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना मुझ पे किसी की कंपल्शन है, ना कोई प्रेशर है। क्योंकि जो मेरे अपने कोलीग्स हैं, वो उसी लेवल के ऊपर हैं, जिस लेवल पे मैं अपनी एक लाइफ़ चला रहा हूँ। लेकिन अब क्योंकि मैं साइड इनकम्स के थ्रू अपने पैसे बढ़ा चुका हूँ, तो मुझको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो दिखाने की ज़रूरत किसी को वैसे भी नहीं होनी चाहिए, बट मेरे ऊपर से एक प्रेशर भी खत्म हो गया है, कि जो पीयर प्रेशर होता है ना, वो भी खत्म हो गया है। आई वुड से कि जो पीयर प्रेशर है ये बहुत गलत चीज़ है। इसको अपने ऊपर से हटाना चाहिए किसी तरह से, कि आप अपने जो भी अपने कोलीग्स हैं उनके साथ सेम किस्म की गाड़ी लें या इस तरह की चीज़ करें। मेरे पास से वो प्रेशर ख़त्म हो गया है। इसलिए जो लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन है उसको हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अगर आप लेवल पे पहुँचना है, तो अ, आपका एम ये होना चाहिए कि आपके पास ऑप्शनैलिटी हो। आप जब चाहें, जिस जगह चाहें आप जाके काम कर सकें, रह सकें वहाँ पर। अगर काम करना है तो काम करें, नहीं करना है तो ना करें। अगर आप नहीं कर रहे काम, तो कोई पर्पसफुल काम करें। लेकिन खाली बैठ तो कोई भी नहीं सकता ना, खाली तो कोई नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ये नहीं है, बाय द वे, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप खाली बैठे हुए हैं। जिसमें तस्वीर में ये दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, कि आप इस तरह से खाली बैठे हुए हैं, तो मतलब ये नहीं है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि 1 हफ्ते के लिए मैं छुट्टी पे चला जाऊँ, तो आप चले जाएँ, और अगर उसके बाद आपको वापस आके कोई काम करना है तो आप कर लें। लेकिन आप अपनी जॉब में रहते हुए प्रॉब्ली वो काम नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से काम करें या ना करें। इट शुड बी अप टू यू। सो और वो जभी आता है जब आप एक ख़ास लेवल से अपनी इनकम को बढ़ाते रहते हैं थ्रू कंपाउंडिंग। दूसरा ये कि साइड इनकम करते हैं। तीसरा ये कि बिज़नेसेस शुरू कर देते हैं। चौथा ये कि अपना लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन अपनी इनकम के हिसाब से ही बढ़ाते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं बढ़ाते। अगर आपकी लेट्स से सैलरी 10% बढ़ रही है या आपकी इनकम 10% बढ़ रही है, तो आपका लाइफ़स्टाइल ज़रूरी नहीं है कि वो 10% ही बढ़ जाए या 20% बढ़ जाए या इवन 5% भी बढ़ जाए।
ज़रूरी नहीं है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल बढ़ाएँ। हाँ, अगर आपको कभी मिल गया ऑप्शन कि आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फ़र्ज़ करें डबल हो गई है, तो ठीक है आप अपने हिसाब से पैसे बढ़ा सकते हैं। ख़ैर एनीवेज़ ये पर्सनल लेवल पे बात होती है और अगर मैं कभी-कभी जब बात करता हूँ ना इसको, तो कुछ लोग उसको नेगेटिव भी ले लेते हैं, बट इट्स अप टू यू। ये हमने सिचुएशन जो यहाँ पर अनसर्टेन रही है, इसमें देख लिया है कि किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, कंज़र्वेटिव रहने में ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या एक्सेसिव स्पेंडिंग के अंदर ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। देखिए एक्सेसिव स्पेंडिंग कुछ लोगों की ज़रूरी होती है क्योंकि हम जैसे लोग जो हम प्रूडेंट कह सकते हैं अपने आप को, अगर वो हैं तो उससे उनको फ़ायदा होता है। जब तक वो स्पेंडिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको फ़ायदा कैसे होगा? क्रेडिट कार्ड का जो फ़ायदा है, अगर मैं ले रहा हूँ तो किसी के एक्सपेंस पे ले रहा हूँ। एनीवेज़ ये जो है वो एक अलग से स्टोरी हो जाएगी, अलग बात चली जाएगी। आई वांट टू लेट एवरीवन नो कि लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन ना रखें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ पॉसिबल। आपको थोड़ा-सा टाइम चाहिए, थोड़ी-सी मेहनत चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ डेफिनिटली पॉसिबल थिंग, बट इट टेक्स टाइम। लास्ट के अंदर आपको कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर मैं बात करता रहता हूँ स्टेक की, स्मार्ट क्राउड की, प्रिप्को ब्लॉक की, सर्वा की, ब्राका की, इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अगर आपको देखने हैं तो आपको एंड स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर एक वीडियो नज़र आ रही है, जो सर्वा की मैंने लगाई हुई थी रिसेंटली, मैंने उस पे बात की थी। स्टेक की भी मैंने रिसेंटली जो वीडियो बनाई थी, उसका लिंक यहाँ पर लगा दी। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।